ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 से, जहां पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस से मेयर के उम्मीदवार मनोज वधवा पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं करनाल की अदालत एक खुला डिबेट का जो है न्योता जरूर दिया गया था बीजेपी को, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर जो है कांग्रेस से मेयर उम्मीदवार मनोज वधवा यहां पर जरूर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। कल भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुला न्योता जरूर दिया गया था, लेकिन कहा गया था कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं जनता को लूटने का काम कर रही है, ऐसे आरोप जो है वो लगाए गए थे। लेकिन आप देखते हैं कि किस तरीके से आज जो है खुला न्योता भी दिया गया था बीजेपी को, लेकिन वो यहाँ पर जो है पहुंचे नहीं है। लेकिन कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से, जो मीडिया के माध्यम से एक न्योता जरूर दिया गया था, खुला चैलेंज जरूर दिया गया था डिबेट का, लेकिन यहाँ पर जो है पहुंचे हुए नजर जरूर आ रहे हैं। और ये देखिए करनाल की अदालत, यहाँ पर जो एक तरफ जो बीजेपी की मेयर उम्मीदवार है रेणुबाला गुप्ता और एक तरफ जो है मनोज वधवा का पोस्टर जो है तस्वीर है वो यहाँ पर जरूर देखी जा सकती है। हालांकि क्या पूरा मामला है, क्या अपनी बात रखेंगे, उसको जो है कहीं ना कहीं एक बारी बातचीत भी करेंगे। लेकिन आप देखते हैं कि किस तरीके से आज यहाँ पर जो है फिलहाल यहाँ पर जो है बातचीत जरूर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से सामने से जो है यहाँ पर करनाल की अदालत जरूर लिखा गया, एक बारी उनसे भी जो है बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे। देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है फिलहाल वो पूछे ना, मैंने उनसे मीडिया के माध्यम से मंचों से उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, उन्हीं से उनको सफाई देने के लिए ये यहाँ बुलाया ना भाई, आप अपनी सफाई दें। कहीं आपको ये लग रहा है कि भाई आप कह तो रहे हैं कि मेरे ऊपर झूठे आरोप हैं, तो उसका जवाब देना आके यहाँ पे मंच पे। एक आपने आज वीडियो भी जारी की है कि जान से मारने की धमकी दी है, रिश्वत का ऑफर दिया जा रहा है, वो क्या मामला है पूरा? देखिए, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रेशर डाला। पहले तो मुझे कहा कि अपना पर्चा ही वापस लो। मैंने कहा कि वापस क्या भाई, मैंने कहा चलो ठीक है, सुनता रहा मैं उनकी। उन्होंने कहा कि भाई अगर देखो हमने आपको बता दिया है, आप जो ये उसके बाद आप जो ये इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के वो लगा रहे हो आरोप, आप ये कहना बंद कर दो। मैंने कहा जी जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो हमारी एक जिम्मेवारी बनती है करनाल के प्रति, करनाल की जनता के प्रति, आज हम उन मुद्दों को तो उठा रहे हैं। अगर गलत बात कर रहे हैं तो उसका जवाब तो दिया नहीं अभी तक। उन्होंने एक बार भी किसी भी बात का खंडन किया हो तो बता दो। रेणुबाला जी आज भी ये कह रही हैं 11 साल हमने विकास किया है, आगे भी हमें दो, हम भाई दोबारा से डिमांड कर रही हैं। उन्होंने किसी भी प्रकार का मेरे किसी भी आरोप का कोई खंडन नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। तो उसी चुनौती, जान से मारने की धमकी देने वाला क्या मामला? आपने वीडियो जारी किया थोड़ी उन्होंने ये कहा कि भैया तो ये मुद्दे उठाने बंद कर दो। पहले तो उन्होंने कहा भाई अपना पर्चा उठाओ, मुद्दे उठाने बंद करो, जैसे बात। उसके बाद नहीं कहा भाई ऐसे भाई क्यों अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक जान तो ले ली, दूसरी भी ले लेंगे। कोई किसने बोली? फोन आया या आपके पास आया? ऐसे मेरे पास ही आए थे। लेकिन अब देखो मेरी बात सुनो, भाजपा के अंदर मेरे भले मैं वहां से छोड़ के आ गया हूँ, लेकिन संबंध तो मेरे भाईचारा तो है। ये थोड़ी बात है कि भाई मेरे भाईचारा भी खत्म हो गए। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अलर्ट किया आपको? आप देख लो, मैं तो आपके सामने आपके माध्यम से सरेआम आपको कह दिया, अगर कल को कोई ऊंच नीच होती है तो मैंने तो आप करनाल की जनता के ऊपर छोड़ दिया। जगमोहन जी ने बोला कि अगर बहस ही करवानी है तो दीपेंद्र हुड्डा को बुलाओ, वहां से भूपेंद्र हुड्डा को बुलाओ, तो बहस में कहते खुद आगे करूंगा। हमारे आदरणीय भाई साहब पता नहीं किस तरीके की, जिसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है बात की, इस तरीके की बात कर रहे हैं। चुनाव लोकल हो रहा है और बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की। कोई तरीका बनता है? जिसने ये घोलमाल किया है, जिसने ये घोटाला किया है, वो तो पीछे छुप रही है उनके, उसको पीछे छुपा रखा है। जगमोहन जी तो मुझे नहीं समझ आता भाई किस तरीके से उसकी पैरवी कर रहे हैं। जिस लेडी ने उनके चुनाव के अंदर उनका इतना बड़ा विरोध किया कि कई का रोल अदा करने का काम किया उन्होंने, और आज वो उनकी पैरवी कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देखो ना कि किस प्रकार से जब उनको टिकट नहीं मिली, उनकी आपने उस समय उनका फेस देखा था, क्या शक्ल थी उनकी। तो ऐसे लग रहा था जैसे उनके टिकट के ऊपर रजिस्ट्री होगी हो, उनके अलावा किसी और को टिकट, किसी को मौका मिल ही नहीं सकता। आपने देखा है खुद। अब ये मैं नहीं बात कह रहा अपने मुंह से, आपने सभी करनाल के लोगों ने देखा था कैसे उन्होंने विरोध किया था। वहां पे जाके लोगों को सरकार के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ गतिविधियां, उनकी अनुशासन
हीनता के कारण उनको पार्टी के ऊपर एक्शन लेना चाहिए था या उनको टिकट देनी चाहिए थी। ये अब आपने मतलब क्या प्रकरण सारे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने, नायब सैनी जी ने एक बड़ा बयान दिया स्टेज के ऊपर से कि भाई ये उन्होंने ये कहा, त्रिलोचन सिंह जी जो हमारी पार्टी छोड़ के गए हैं, भाई ये बाई इलेक्शन में मेरे साथ थे। तो देखिए मतलब देखो क्या कमाल की बात है। नरेंद्र सांगवान ने तो खुल के खुद को आप ये देखो, खुद के पीठ में तो चूरा गोपा ही गोपा, पार्टी की पीठ में भी चूरा गोपा। कोई ऐसा भी करता है चुनाव खुद लड़ रहा हो और वोट मांग रहा हो, अपने लिए न मांग के बीजेपी के लिए वोट मांगे उन्होंने। तो क्या सेटलमेंट, मतलब ये क्या, मतलब ये भी क्या थी? आपके भी सूत्र हैं, कुछ सेटलमेंट क्या? सेटलमेंट तो देखो मैं कोई जो बातें थी शहर के अंदर उस समय, अगर इस तरीके के अब उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने बोला, इसका मतलब कोई ना कोई घालमेल था, उनको कुछ ना कुछ प्रलोभन दिया होगा, तभी तो इस तरीके का। अब तो ये भी कहा कि वो बोल रहे थे मैं बाद में आ जाऊंगा, अभी नहीं आता। हाँ तो वो देख लो ना आप, मतलब सारी चीजें परते खुल के अपने आप उन्होंने खोल दी हैं और वो खुद खुश हो रहे थे जैसे पता नहीं कितनी बड़ी अचीवमेंट कर दी हो। मतलब उनकी सरेआम मुख्यमंत्री जी उनकी बेइज्जती कर रहे हैं और वो हंस रहे हैं, खड़े होके अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं जनता के बीच में खड़े होके। उन्होंने तो कबूल है भी बोला। कबूल है मतलब आप खुद देखो कि हमें पहले जरूर दुख हुआ था, लेकिन आज जब उनकी कार्य प्रणाली देखी, जो उनके क्रियाकर्म कुकर्म देखे हैं, तो ये हो गया कि मैंने कहा तो ये तो सही पूछो तो सफाई हो गई है। ये तो स्लीपर सेल का काम कर रहे थे पार्टी के अंदर। त्रिलोचन ने क्यों स्लीपर सेल कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि और क्या, आप जो आदमी अपना चुनाव लड़ रहा है वो अपना वोट मांगने की बजाय मुख्यमंत्री जी के लिए जो उनके अपोजिट पार्टी के खड़े हैं उनका चुनाव लड़ रहे हैं, यानी उनके लिए वोट मांग रहे हैं, उनको घर पे चाय पिला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? 2 घंटे वो जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। 2 घंटे 2 मिनट रह गए अब चुनावी प्रचार खत्म होने में। करनाल की जनता को कुछ कहना चाहेंगे? अब देखो वो मैडम बुला रहे हैं ऊपर, पहले वो कर ले। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो फिलहाल कुछ ही समय रह चुका है चुनाव प्रचार को, और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जमकर जो है बीजेपी पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपको बता दें कि आज जो है खुला न्योता जरूर दिया गया था बीजेपी के नेताओं को, हालांकि एक चैलेंज जरूर रखा गया था, गीता लेकर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। ये देखते हैं कि किस तरीके से कहा गया था कि अगर बीजेपी घोटाला नहीं करती है, या करनाल से विधायक पर जो सीधा निशाना साधते हुए नजर आते कि अगर वो जो है ऐसे में समर्थन उनका करें जो घोटाला करते हैं। बीजेपी पर कहीं ना कहीं जमकर निशाना जरूर चाहता था। और फिलहाल आप देखते हैं कि किस तरीके से पोस्टर लगा हुआ है करनाल की अदालत, और एक तरफ फोटो लगी हुई है रेणु बाला गुप्ता की और दूसरी तरफ जो है फोटो लगी हुई है मनोज वधवा की। हालांकि क्या अपनी बात रखते हैं वो बहरहाल देखने वाली बात होगी। तो रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार आमने सामने बैठते हैं, अपने विचार रखते हैं और जनता को यह तय करने में आसानी होती है कि उन्हें किसे चुना जाए। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और आज करनाल में पहली बार एक ऐसी डिबेट का गवाह बनने जा रहे हैं जहां हमारे मेयर के उम्मीदवार विचार रखेंगे और जनता ये फैसला करेगी कि उन्हें किसके साथ आगे जाना चाहिए। ये कदम उठाया है हमारे मनोज वधवा जी ने, जिन्होंने खुली चुनौती दी है करनाल के विकास के खिलाफ, और खुलकर बहस होनी चाहिए यहाँ पे। और हमें बताया है कि हमारी मौजूदगी मेयर श्री रेणु बाला गुप्ता जी भी इस बहस में शामिल होंगे, लेकिन वो इस मंच पर अभी तक नहीं आई हैं और कुछ ही समय में उनके आने की पूरी संभावना है। अब सवाल ये उठता है, क्या रेणु बाला जी गुप्ता जनता से भागने की कोशिश तो नहीं कर रही, या फिर 11 सालों का हिसाब देने के लिए ये कोई रणनीति बनाई जा रही है? लेकिन कोई बात नहीं, करनाल की जनता यहाँ है, मनोज वधवा जी यहाँ हैं, तो करनाल के भविष्य पे थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे सर हम। उनके आने की संभावना है, वो कुछ ही समय में यहाँ आ जाएगी। तब तक मनोज वधवा जी हमारे बीच में हैं, हम कुछ क्वेश्चन उनसे पूछते हैं, फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सर आपसे पूछना चाहेंगे कि शहर की बुनियादी समस्याएं जो हैं, जैसा कि मनोज जी करनाल स्मार्ट सिटी का दर्जा रखती है, लेकिन फिर भी जल भराव, टूटी सड़कें, गड्ढे और सीवरेज की बहुत समस्याएं हैं यहाँ पे। अगर आप मेयर बनते हैं तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं?
सोनम जी, थोड़ा तेज बोलो। सोनम जी, मैं 2013 से लेके 2018 के बीच करनाल नगर निगम का डिप्टी मेयर रहा और करनाल का जन जन ये जानता है कि उस दौरान 5 साल के अंदर मैंने कितना काम किया। जब 2013 के अंदर हम एमसी बने थे तो जो हमारी मौजूदा मेयर है, हमने सभी एमसी भाइयों के सहयोग से रेणु बालाजी को मेयर बनाने का काम किया था। हमारे करनाल का मैं उस समय तो कहूंगा कि दुर्भाग्य ही रहा कि हमने एक ऐसी मेयर चुनी जिनका खुद का कोई विजन नहीं था, जिनकी खुद की कोई सोच नहीं थी। वो एक घरेलू मतलब व्यक्तित्व की मालकिन थी, राजनीतिक नहीं थी। वो राजनीतिक तौर पे वो पिछड़ी हुई थी, ये कह लो आप। जितने भी एजेंडे करनाल शहर के अंदर जब डेवलपमेंट की बात थी, विकास की बात थी, तो उनकी तरफ से एजेंडे के अंदर कोई एक भी कार्य नहीं रखवाया गया। सिर्फ अगर कार्य रखवाए गए तो उनके जो वार्ड नंबर, जिस वार्ड से वो 12 नंबर वार्ड से आई, बनी थी मेयर, पार्षद बनी थी, और मेयर तो खैर हमने बनाया था। उन्होंने जितनी भी सड़कों का उसमें टेंडर लगवाया, उन्होंने एक एक सड़क को 3-3, 4-4 बार उखड़वा के बनवाने का काम किया। ये उनका विजन था। और दूसरी तरफ करनाल शहर के अंदर उस समय नए नए प्रोजेक्ट, विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट मैं कहूंगा, करनाल के अंदर सबसे पहला जो प्रोजेक्ट मैंने नगर निगम की मीटिंग के अंदर रखा वो ये था ओपन एयर जिम। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी नहीं वो प्रोजेक्ट था। मैं विदेश गया हुआ था घूमने, तो वहां मैंने वो प्रोजेक्ट देखा, तो उस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने का काम करके मैंने निगम के एजेंडे के अंदर वो कार्य डलवाया। और उस कार्य को, हालांकि हमारी जो उस समय कमिश्नर थी, मैडम थी, उन्होंने कहा कि इस तरीके का कोई प्रोविजन ही नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि हम इस काम को करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। तो मैंने वो जो जिम ये इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं कंपनियां, उनसे संपर्क किया, जो खेल का सामान बनाती हैं कंपनियां, तो 2-3 कंपनियों का हमारे पास कोटेशन आया। हमने सबसे पहला जो जिम है वो करनाल, उस समय जो वार्ड नंबर 9, ये सेक्टर 13, जिसमें सेक्टर 13 एक्सटेंशन होता था, मैं उस समय वहां का पार्षद भी बना था। वहां से सबसे पहला जिम वहां वार्ड नंबर 9 के अंदर, जो अब 10 नंबर है, उसमें लगवाने का काम किया। वो जिम का प्रोजेक्ट हमारा इतना सक्सेसफुल रहा कि सरकार ने उसको हाथों हाथ लेते हुए हिंदुस्तान के गांव से लेके हिंदुस्तान के बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर वो प्रोजेक्ट लगाने का काम किया। और जिसका श्रेय, हालांकि मुझे तो काम करने की लालसा थी कि मुझे अपने शहर के लिए, अपने निगम के लिए काम करवाने हैं, लेकिन उसका श्रेय भी सरकार ने अपने आप लेने का काम किया, जबकि वो प्रोजेक्ट टोटली तौर पे मेरा प्रोजेक्ट था। उसके बाद पूरे जितने भी करनाल की पार्क हैं, उसमें काफी सारी पार्कों के अंदर वाईफाई की व्यवस्था हमने की, वरना किसी सार्वजनिक स्थल पे तो वाईफाई का प्रोजेक्ट होता था, लेकिन पार्कों के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो हमने उस प्रोजेक्ट को निगम की हाउस की मीटिंग के अंदर रखा, उसको लागू करवाया।
पहले ये तारकोल की जैसे ये सड़कें बनी हुई हैं, इस प्रकार की सड़कें बना करती थी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। हाँ, हमारे सेक्टर 13 के अंदर ही एक पायलट प्रोजेक्ट हुआ था टाइल्स का। कालरा मार्केट हमारे यहाँ पे है, उसके बैक साइड पे, लेकिन वो प्रोजेक्ट आगे किसी ने बढ़ाया नहीं। तो मैंने वो नगर निगम की मीटिंग के अंदर एजेंडे में रख के पूरे वार्ड की, करनाल के जितने भी 20 वार्ड थे, हमने ये एक निर्णय लिया निगम की मीटिंग के अंदर एजेंडा रख के कि हम अब सड़कें आगे से टाइल वाली बनवाएंगे, क्योंकि बारिश आने के बाद या सामग्री बेकार लगने की वजह से ठेकेदार अच्छी सामग्री नहीं लगाते, तो वो सारी टाइल वाली सड़कें हम जो इंटरनल सड़कें बनेंगी, हम टाइल वाली सड़कें बनाएंगे। और हमने ये प्रोजेक्ट भी उसके बाद पूरे हरियाणा के अंदर लागू हुआ। टाइम हो गया 5 से 10 मिनट। और उसके बाद डिबेट चल रही है। रेणुवाला आपके सबको पूरे करनाल को पता, आपने वोट किया है, लेकिन रेणुवाला मैम को बुलाओ। अब कहो तो मैं, मीडिया के सारे साथी खड़े, इनको को फोन करें। मेरा मोबाइल कहाँ है भाई? लो हम कर दे, मैं फोन कर देता हूँ। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है काफी लोग जरूर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मनोज वधवा जो कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार हैं, वो बीजेपी की मेयर प्रत्याशी जो है रेणुबाला गुप्ता, उनको फोन किया जा रहा है। हालांकि क्या वो यहाँ पर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, वो बहरहाल देखने वाली बात जरूर होगी, लेकिन फोन जरूर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से, हालांकि डिबेट का समय जरूर दिया गया था, लेकिन डिबेट जो है दोनों तरफ से होती है, तो ऐसे में अब फोन जरूर मिलाया जा रहा है। लेकिन क्या बात होती है या क्या बात नहीं होती है, वो बहरहाल अभी देखने वाली बात होगी। डिबेट के लिए मैंने आमंत्रित किया है, तो मेरा ही फर्ज बनता है उनको। ये देख लो भाई, कभी कभी आप कहोगे नंबर 99 913 0059। हेलो हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, मैं मनोज वधवा बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, बोलिए ना। तो मैं कितनी बात कर रही मैडम रेणुबाला जी से बात हो सकती है? हूँ। नहीं सर, अभी मैडम जी का इंटरव्यू चल रहा है सर। तो ये हमने यहाँ पे उनके साथ डिबेट के लिए उनको आमंत्रित किया था। सर कब किया था आपने? माना ये पूरे मीडिया के अंदर आया हुआ है। चलो सर मैं, सर हमारे पास नहीं आया ये मैसेज अभी। हाँ जी, हमारे पास सर इसका कोई मैसेज नहीं आया सर। अच्छा पूरे आप अच्छा मीडिया देख नहीं रहे होंगे? नहीं सर। अच्छा चलो, आप मैडम से पूछ ले कि हम उनको आमंत्रित करते हैं 12 सेक्टर की पार्किंग में पाठक हॉस्पिटल के पास। सर आपका मैसेज मैं उन तक दे दूंगी, बट मैं ना मैडम का प्रोग्राम कोऑर्डिनेट कर रही हूँ, बट मैम फ्री नहीं हो पाएंगे इस प्रोग्राम के लिए। अच्छा, मतलब वो जवाब देना नहीं चाहते, मतलब डर गए? मैम जवाब देने की बात नहीं सर, मैम प्रोग्राम में है। चलो चलो ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद। फिर भी एक बार पूछ लेना। ओके सर, आपका मैसेज कह देना मनोज वधवा जी का फोन आया था, जी जी, उनके छोटे भाई हैं जी, आपका मैसेज उन तक दे दूँ हाँ, सर मैं। हमारी तो बड़े आदरणीय भाभी जी हैं। ओके सर। कोई नहीं, 10-15 मिनट का हो तो हम वेट कर लेते हैं। तो जी उन्होंने फोन कट कर दिया। चलो, आपने उनको पहले ऑफिशियली इनवाइट किया? नहीं, मीडिया के माध्यम से उनको ये इतने बताओ, जब हालांकि मुझे भी नहीं पता था, मैंने मीडिया के माध्यम से देखा है। हाँ, सभी ने हमारे एक तरफ से वो हुआ कि भाई हमें ये थोड़ी पता था भी नहीं आएंगे वो। चलिए हम 10-15 मिनट और मैम का देखो, वेट मैं करते हैं। वैसे आपको बता रहा हूँ, अंदाजा तो मेरे को था कि वो नहीं आएंगे, लेकिन बहुत लोगों का ऐसा मानना था कि वो आएंगे। 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया जब मैंने उनको प्रेस के माध्यम के मित्रों से के माध्यम से उनको बुलाने का और उनके पति को बुलाने का चुनौती दी थी। वो एक साथ यहाँ आते, उनके पास एक बहुत बेहतरीन मौका था कि वो यहाँ आते और पिछले 11 सालों के अंदर जो उन्होंने करनाल की जनता के साथ जुल्म किया है, भ्रष्टाचार किया है, ज्यादती की है, जो 1600 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट के पैसे का भ्रष्टाचार किया है, घपला किया है, करनाल के जनता के गाढ़े खून पसीने की, उनके हक की कमाई को दोनों हाथों से लूटा है।
अवैध कॉलोनियां काटी, यहां तक कि भगवान राम के नाम जानी जाने वाली रामलीला ग्राउंड की जमीन को भी नहीं छोड़ा। करनाल का बच्चा बच्चा जानता है ये बात। हांसी रोड पर जो हर वर्ष रामलीला का आयोजन होता था, वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनके अपने आराध्य भगवान राम की लीला को देखने के लिए वहां जाते थे। जो आज किसके कब्जे में है ये पूरा करनाल जानता है। मैं समझता हूं कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। आज उनके पास मौका था, यहां आते और अपने कुकर्मों की सफाई जनता की अदालत में देते। शायद इससे उनके कुछ पाप धुल जाते, पर अफसोस उन्होंने ये मौका भी चूक गए। वो मेरा ये निजी तौर पे मानना है कि जो पाप उन्होंने करनाल और करनाल की जनता के साथ किया है, उन पापों के बोझ के तले उन्हें यहां आने से रोक दिया। अपने मेयर पद की इस चुनावी यात्रा में ये जरूर नोट किया जाएगा कि दोनों पति पत्नी वोट मांगते हुए लोगों से, ये आपने देखा होगा जब वो वोट मांग रहे होते हैं ना, डायरेक्ट उनकी जनता की आंखों में आंखें डाल के वो बात नहीं कर सकते। करनाल की जनता ध्यान दे, मेयर और उनके पति ने अपने आप को विधायक जगमोहन आनंद जी के पीछे छुपाया हुआ है। मेरे साथ साथ करनाल की जनता भी हैरान और परेशान है कि चुनाव मेयर पद के लिए सवाल नगर निगम पर 11 साल से लगातार शासन करने वाली हमारी आदरणीय मेयर रेणुबाला गुप्ता जी ने जब किया जाता है तो उन सवालों का जवाब हमारे बड़े भाई आदरणीय विधायक जगमोहन आनंद जी देते हैं। वो भी बिल्कुल गुस्से में ऐसे होते हैं, लाल पीले। करनाल की जनता को ये सोचना होगा कि क्या कारण है जिस पिछले 11 सालों से नगर निगम पर काबिज रेणुबाला गुप्ता के मुंह में, क्या उनके मुंह में जबान नहीं है क्या? ये तो जनता को सोचना है। ये वही मेयर हैं, ये वही भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं जिन्होंने अभी 4 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में वर्तमान विधायक जगमोहन आनंद जी को हरवाने का प्रयास किया था। ये बात खुद जगमोहन जी भी जानते हैं। अक्सर विधायक जी अपने विश्वास पात्रों में के बीच में ये बात कहते सुने गए हैं। यह बात करनाल की जनता के साथ पूरी करनाल की भाजपा भी जानती है कि जब विधायक आनंद जी पार्टी को, जब इनको टिकट मिला था, उसके बाद उनके पति और मेयर ने किस प्रकार कैकई का रोल अदा किया था। जगमोहन आनंद जी की उम्मीदवारी का विरोध करते हुए उन्होंने अपने आप को कोप भवन में कैद करने का काम किया था। वर्तमान मुख्यमंत्री जी कोप भवन में ब्रिज गुप्ता जी को मनाने भी पहुंचे थे, आपको पता ही होगा, पर जनाब थे कि मानने को तैयार ही नहीं हुए थे। उस समय ब्रिज गुप्ता जी का कहना था भाजपा ने जगमोहन आनंद को टिकट देकर गलती की है, वो एक कमजोर प्रत्याशी है और उनके से बेहतर बहुत से प्रत्याशी पार्टी में हैं, जिसमें से एक वो खुद को मान रहे थे बेहतर प्रत्याशी। जगमोहन जी आपको याद है या नहीं, या आप भूल गए हैं किस प्रकार फूट फूट कर रोए थे आप? तब आपका साथ करनाल की जनता ने दिया था। और आज जब मेरे भावुक होने का टाइम आता है तो आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। विधायक जी, आप करनाल की जनता को बताओ कि अब जब आपको टिकट मिला था तब कैकई यानी ब्रिज गुप्ता नाराज होकर कोप भवन में बैठे थे, तब वरदान में उन्होंने आपसे क्या मांगा था, ये भी आपको खुलासा करना चाहिए। क्या जो कार्यकारी जिलाध्यक्ष का पद उन्होंने वरदान के रूप में मिला था उनको,
क्या वो किसी डील का हिस्सा था? आज विधायक जी कहते हैं कि करनाल की जनता ने अगर मुझे मेयर बना दिया तो आप मेरे कामों में अड़चन डालेंगे। ये बोल रहे हैं ना विधायक जी कि भाई अगर आपने मेयर किसी और को, मनोज को बना दिया तो मैं आपके भाई लोग फिर मनोज जी ये कहेंगे कि भाई मेरे कामों में अड़चन डालेंगे, मुझे काम नहीं करने देंगे। जगमोहन जी स्पष्ट करो, क्या आप करनाल की जनता को धमका रहे हो क्या? भाई आप काम नहीं होने दोगे तो इसका मतलब धमका रहे हो ना सरेआम। विधायक जी मैं आपको डंके की चोट पर ये कहता हूं कि करनाल की जनता ने मन बना लिया है, करनाल में परिवर्तन होने जा रहा है। मैं छाती ठोक कर ये कहता हूं कि करनाल के लोगों ने अगर मुझे मेयर बनाया तो मेरा जो करनाल के लोगों के लिए विजन है, करनाल को लेकर जो मेरा सपना है, करनाल में जो विकास के काम हम करवाने वाले हैं, मैं अगर किसी में दम है तो रोक के देख लेना भाई। और एक बात आपके माध्यम से एडवांस में कह रहा हूं, अब ये शाम को एक पत्रकार वार्ता करेंगे और उसमें ये मेरे परिवार के खिलाफ मेरे ऊपर निजी मेरे ऊपर कटाक्ष करेंगे, मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे जो कि बिल्कुल निराधार है। और आपने पिछले चुनाव के अंदर भी देखा था किस प्रकार से इन्होंने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए थे, वो किसी प्रकार के कोई भी एक भी आरोप वो साबित नहीं कर पाए। मेरे ऊपर इन्होंने ईडी की रेडें डाली, मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज किए इन्होंने। कुछ निकला हो तो बता दो, मैं आपका भाई वैसे का वैसे बैठा हूं। हाँ, इन्होंने हरासमेंट जरूर किया है। मेरे परिवार को भी जिस तरह से इन्होंने हमारे साथ दुर्घटना घटित हुई इनकी वजह से, वो पूरे करनाल को मालूम है। कोई करनाल का एक एक जन ये बात जानता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति या इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। और आज देख लेना शाम को ये मेरे ऊपर कितने सोशल मीडिया के माध्यम से और ये क्या प्रेस के माध्यम से ये मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं। अब देखो, अब निर्णय जनता बैठी है भाई, अभी उनके लिए इंतजार करते रहे, जाएं। ठीक है जी, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो है डिबेट का न्योता जरूर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर जो है फिलहाल पहुंचे हुए जरूर नजर नहीं आ रहे। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है फिलहाल एक बारी बातचीत जरूर करने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है डिबेट का न्योता जरूर दिया गया था, लेकिन पब्लिक आप देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पर पहुंची हुई जरूर नजर आ रही है। और ऐसे में हालांकि फोन भी जरूर किया गया था, लेकिन आप देखते हैं कि फिलहाल एक बारी बातचीत भी करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ अपनी बात रखते हैं। यानी कि कार्यक्रम नहीं है, इसलिए वो इस तरह से कार्यक्रम रख ऐसे है, वो मेरे ऊपर जगमोहन जी आरोप लगा रहे हैं, तो मैं तो उनको चिट्ठी भेजता हूँ इस बात की, जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो भाई भावुक हो रहे हैं, वो ड्रामा कर रहे हैं जो जिस प्रकार के। तो मैंने उनको कोई पत्र तो भेजा नहीं इस बात का, तो उन्होंने मीडिया के माध्यम से देखा है। अगर मैंने उनको आमंत्रित किया है तो वो भी मीडिया के माध्यम से देखा होगा ना उन्होंने। ऐसा तो नहीं है कि वो बड़ी क्लिप ही उन्होंने बंद कर दी। तो अब ये तो भागने का वो मौका ढूंढ रही हैं। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जनता के सामने 11 साल का उनको हिसाब, जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, भ्रष्टाचार का हिसाब जब देने की बात है तो अब वो इस तरीके की बातें कर रही हैं, वो जवाब देने से भाग रही है। चुनावी प्रचार खत्म हो रहा है, आज करनाल के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से करनाल की जनता को यह हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, समय बहुत कम मिला है और बहुत सारी जगहों पर मैं जा भी नहीं पाया हूं, लेकिन करनाल की जनता, जिसे मैं अपना परिवार मानता हूं, ये समझती है जनता कि मनोज जिस विजन को लेकर, जिस तरीके का उसकी कार्य करने की कार्य प्रणाली है, उसको देखते हुए अगर मैं उनके बीच में नहीं भी गया हूं, उन्होंने इस बात को समझते हुए कि अपने भाई, अपने बेटे को उन्होंने वोट भी करना है, मेयर भी बनाएंगे। मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन भी करता हूं कि भाई मुझे, जो मीडिया के माध्यम से आप मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, आप मेरा अपने पास आया हुआ मानते हुए आप इस भ्रष्ट जो आप की ये करनाल की जो पिछले 5 साल की सरकार है, इसको बदलने का आप काम करें।
और आपने मेरी कार्यप्रणाली भी देखी है। निश्चित तौर पे हम करनाल को एक नया करनाल को एक विश्व स्तरीय शहर और करनाल के अंदर विश्व स्तरीय और प्रोजेक्ट लाने का हम काम करेंगे, ताकि हम अपने करनाल को एक सुंदर सिटी, ग्रीन सिटी, फ्लावर सिटी बना सकें। उसमें आपके योगदान की जरूरत है और वोट की चोट से वोट की चोट से आप इन भ्रष्टाचारियों को सत्ता से बाहर करने का काम करें। बाकी ईमानदार अपनी सरकार बनाएं। जो ये सरकार बनेगी ये आपकी अपनी सरकार बनेगी, जन जन की सरकार बनेगी। और आपसे ये वादा करता हूं, जब आप मुझे मेयर बना देंगे तो मैं आपके बीच में एक एक कॉलोनी के अंदर आपके आकर धन्यवाद करने भी आऊंगा और आपके दर्शन करने ये भी जो आऊंगा। गीता लेकर आए हैं आप, ये गीता किस लिए लेकर आए हैं? क्योंकि मुझे ये था कि शायद जिस प्रकार हम देख रहे हैं हमारे रेणु बालाजी, मुझे उम्मीद थी कि भाई वो नहीं आएंगी। वो हमारे आदरणीय बड़े भाई विधायक जगमोहन आनंद जी के पीछे जो छुपी हुई हैं, मुझे ये पता था शायद हमारे भाई जगमोहन जी इस डिबेट में आएंगे। तो फिर मैंने गीता मंगवा के रखी हुई थी कि उनसे एक सवाल करना था कि भी आप इस गीता की सौगंध खा के आप कहें। अभी कर लो सवाल। क्या सवाल था? मैं आप अपने मीडिया कर्मियों के माध्यम से अपने बड़े भाई जगमोहन जी को ये फिर दोबारा से चैलेंज करता हूं कि वो सार्वजनिक मंच पे आएं, गीता पे हाथ रख के ये सौगंध खाएं कि मैं किसी भ्रष्टाचारी के लिए वोट नहीं मांग रहा हूं या मैं किसी भ्रष्टाचारी की पैरवी नहीं कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से विधायक अपने बड़े भाई जगमोहन जी को ये आमंत्रित करता हूं, वो आएं और अपनी सफाई दें। कसम खा सकते हैं? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लगातार एक डिबेट का जो है न्योता जरूर यहाँ पर दिया गया था, लेकिन देख सकते हैं कि किस तरीके से हालांकि आरोप प्रत्यारोप जरूर लगते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो फिलहाल एक ही मंच पर भाजपा की जो मेयर उम्मीदवार है रेणु बाला गुप्ता, उनको न्योता जरूर दिया गया था। विधायक है करनाल से जगमोहन आनंद, उनको न्योता जरूर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जब मनोज वधवा फिलहाल आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या कुछ इसमें सच्चाई है? हालांकि आने वाले समय में, क्योंकि 2 तारीख को वोट है, ऐसे में आम जनता तय कर पाएगी कि आखिरकार उनका अगला मेयर कौन होगा, अगला पार्षद कौन होगा। लेकिन आप सभी लोगों से, करनाल वासियों से करनाल ब्रेकिंग न्यूज ये अपील कर रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से वोट कीजिए और अपने घरों से बाहर जो निकलिए, वोट जरूर कीजिए। हालांकि किसको करना है किसको नहीं करना है फैसला आप सभी का है, जनता का फैसला है वोट किसको देना है, लेकिन वोट ज्यादा संख्या में जरूर कीजिए। मुकुल तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।